नमस्कार, दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है मराठा आरक्षण कानून। इस पर जो छिड़ी बहस है उसको देखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि ये किस लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद की बात करनी है इसमें खूब सारे। दूसरी, जीएस मेंस पेपर 2 में तो ओपिनियन बनाने में आपको ये सेगमेंट काफी मदद करेगा। जान लेते हैं कि क्या हमारे पॉइंट्स होंगे डिस्कशन के। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि खबरों में क्यों है, उसके बाद हम जानेंगे मराठा आरक्षण कानून के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 342 के बारे में और संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। उसके बाद हम आगे की राह देखेंगे और इससे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। तो जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है, खबरों में क्यों है। मराठा आरक्षण कानून को लाने के लिए अनुच्छेद 342 देखना है, ये काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बात करेंगे इसके बारे में भी। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि जान लेते हैं, वो जरूरी है। मराठा समुदाय महाराष्ट्र का काफी प्रभावशाली समुदाय रहा है। 32% की भागीदारी रखता है पॉपुलेशन में महाराष्ट्र की, और ऐतिहासिक तौर से यह योद्धा वर्ग या फिर जमींदार वर्ग से जुड़ा हुआ है। दिक्कतें कब आने लगी? जब धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में जो विभाजन होना शुरू हुआ, उनके फील्ड्स का विभाजन होना शुरू हुआ, इस वजह से उनमें टेंशन बढ़ने लगी। साथ ही साथ उन्हें लगा कि वो पिछड़ते जा रहे हैं और इसी का विरोध होने लगा जब उन्हें संकट दिखने लगा। तो 2014 में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण लाया एक अध्यादेश के द्वारा। अब इस अध्यादेश को चैलेंज किया गया बॉम्बे हाईकोर्ट ने, उसने रोक लगा दी बॉम्बे हाईकोर्ट ने। उसके बाद एक और चैलेंज आया कि इसे हटा दिया जाए, इस रोक को हटा दिया जाए, पर उच्च न्यायालय में आया था वो, उसने भी खारिज कर दिया, उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। उसके बाद शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2014 लाया गया। इसके बाद 2017 में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके चेयरपर्सन की बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो जस्टिस गायकवाड़ थे। जस्टिस गायकवाड़ ने कुछ डेटा दिया और बोला कि हाँ, काफी प्रभावित है हमारा मराठा समुदाय, जो टेंशन बढ़ी है एग्रीकल्चर में उससे काफी प्रभावित हुआ है, तो हमें इन्हें आरक्षण देना चाहिए। 12% शैक्षणिक संस्थानों में और पब्लिक सर्विसेज में उन्होंने कहा कि 13% देनी चाहिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद इसी आयोग की सिफारिश के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 लाया गया। इसको इंग्लिश में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट ऑफ 2018 कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई, पिटीशन लाई गई, प्ली लाई गई कि इस पर रोक लगा दिया जाए। पहला क्या था? इसमें कहा गया कि इससे आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन होता है, जो इंदिरा सोहनी केस 1992 में 1992 में कहा गया था कि एक सीमा होनी चाहिए आरक्षण की जो 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पर क्योंकि मराठा क्लास को, मराठा वर्ग को ओबीसी से अलग कर दिया गया था, इसी वजह से आरक्षण की सीमा बढ़ गई थी और इसी वजह से कहा कि इस पे रोक लगा दिया जाए, पहला। दूसरा, जस्टिस गायकवाड़ की आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो भी उन्होंने डेटा लाया है उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि कोई विश्वसनीयता नहीं है, वैज्ञानिकता नहीं है, उन सब की कमी है। ये कैसे वो बोल सकते हैं कि क्योंकि कृषि क्षेत्र में इतना सारा डिस्ट्रेस है, इसी वजह से आत्महत्या मराठा समुदाय में बढ़ी है, ये कहा नहीं जा सकता। तीसरा, उन्होंने कहा कि यह कानून अन्य पिछड़ा वर्ग से के बाहर मराठाओं के लिए अलग वर्ग का प्रावधान करता है, जो कि आर्टिकल और अनुच्छेद 14, 16 और 19 इसके खिलाफ जा रहा है, ये भी बात है। फिर कहा गया कि यह कानून हाईकोर्ट के 2014, बॉम्बे हाईकोर्ट के 2014 और 2016 के फैसलों का उल्लंघन करता है। तो मतलब
इस कानून में बहुत सारी दिक्कतें बताई गई इस पे रोक लगाने के लिए। और इसके साथ ही 102वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो भी शर्तें रखी गई हैं, यह कानून उसका भी उल्लंघन करता है। किस अनुच्छेद, किस सेक्शन की बात कर रहे हैं इसमें, ध्यान रखिए, 342A। 342A में यह कहा गया है, 342A में यह कहा गया है कि जब भी किसी वर्ग को हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, शैक्षणिक या फिर उसकी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जब बोला जाता है, तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनका परामर्श होना चाहिए राज्यपाल के साथ, तभी किसी भी वर्ग को आरक्षित हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 के राज्य सरकार के कानून को हरी झंडी दे दी, कोई दिक्कत ही नहीं बताई। उन्होंने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ कहा भी है, जान लेते हैं। अगर डेटा सही है तो कुछ अलग स्थितियों में भी राज्य सरकार के पास 50% की सीमा से बाहर भी आरक्षण देने का अधिकार है। यहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि क्योंकि मराठा वर्ग में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, कृषि वर्ग से हैं, योद्धा वर्ग से हैं, जितनी भी दिक्कतें उनसे आ रही है, उसके लिए डेटा प्रोवाइड जो किया गया है वो अगर सही है कि हाँ उनको आरक्षित करने से आत्महत्या कम हो सकती है उस वर्ग में, तो दे सकती है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार 50% की सीमा का उल्लंघन कर सकती है। पहली चीज बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा। साथ ही साथ ये कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन नहीं किया है। किस बारे में, 2014 में जो अधिनियम लाया गया था, बस उसमें जिस प्रोविजन से प्रॉब्लम थी उसे हटा दिया गया, इससे तो कुछ नहीं होता, ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। साथ ही साथ कोर्ट ने यह कहा कि कानून अनुच्छेद 14 के तहत युक्तियुक्त वर्गीकरण यानी कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन का उल्लंघन नहीं करता है। जब मराठा वर्ग को एक स्पेशल क्लास का दर्जा दे दिया गया तो वो स्पेशल हो गया, और इसी वजह से अनुच्छेद 15 और 16 इसमें कहा गया है कि अगर डेटा साइंटिफिक है और कोई क्लास स्पेशल है, उसे इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उसे रिजर्वेशन के द्वारा इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तो राज्य सरकार वो कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है। 8 मार्च से उच्च न्यायालय ने शुरू किया है, तो अभी इसी पर बहस चल रही, वही हम आज डिस्कशन में लाए हैं। और मराठा समुदाय खुश नहीं है फिलहाल। उन्होंने कहा है कि जिस प्रक्रिया से राज्य सरकार इस कानून को लाई है उससे हम खुश नहीं हैं। अगर सही प्रक्रिया से आता तो शायद हम इस स्थिति में नहीं होते। तो यही कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब अनुच्छेद 342 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2018 में यह अनुच्छेद जोड़ा गया। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले इंदिरा सोहनी केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पिछड़ा वर्ग है, उनके वेलफेयर के लिए हमें सोचना चाहिए, हमें एक कमीशन बनानी चाहिए। इसी वजह से 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आई थी, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अधीन आती थी। पर फिर 123वां 123rd अमेंडमेंट बिल आया 2017 में, जिसको राष्ट्रपति ने असेंट दिया, और फिर उसके बाद एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक संवैधानिक वैलिडेशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई वो। ठीक है, और इस अनुच्छेद में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का जिक्र किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक से परामर्श कर उस राज्य या यूनियन टेरिटरी के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अधिसूचना जारी कर सकते हैं। पर परामर्श करने के बाद उसके बाद किसका रोल बढ़ जाता है? पार्लियामेंट का रोल बढ़ जाता है, और संसद कानून के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी वर्ग को शामिल कर सकती है या हटा सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई भी अमेंडमेंट करना है कैटेगरी की लिस्ट में, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया का पालन ना होने की वजह से इतनी सारी कठिनाइयां मराठा समुदाय को अभी झेलनी पड़ रही हैं।
तो बात कर लेते हैं कुछ संवैधानिक प्रावधान की। अनुच्छेद 340 की बात करें तो इसमें पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग के गठन का जिक्र है और इसके मुताबिक राष्ट्रपति एक आदेश के जरिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग गठित कर सकते हैं। और 102वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़े वर्ग के वेलफेयर के लिए काम करती है। और अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जिक्र है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस आयोग में एक अध्यक्ष होने चाहिए, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 366 की बात करें तो इसमें भी संशोधन किया गया। 2-3 याद रखिएगा, 338 है, 342 और 366। 338 तो आप जान गए कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके साथ 342 में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की परामर्श के बाद ही किसी कैटेगरी को SC/BC के अंदर डालना चाहिए। एंड और साथ ही साथ मैं ये पूछना चाह रही हूँ बस आपसे कि 366 किस प्रक्रिया से, या ये अनुच्छेद क्या कहता है, आप मुझे प्लीज बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कि संविधान की इज्जत करनी चाहिए, संविधान के अनुच्छेदों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से चलेगा तभी उसका कंस्ट्रक्टिव आंसर हमें मिलेगा। इसी वजह से किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले पर्याप्त सलाह मशवरा होना चाहिए, वो बेहतर होता है, ना कि विरोध, जो कि हम कृषि कानूनों में भी देख रहे हैं। और किसी भी स्तर पर अगर आरक्षण की बात करें तो मेरिट को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ, आरक्षण होना चाहिए पर मेरिट भी ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही साथ निम्न राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए। हस्तक्षेप जितना होगा उतनी दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म विक्ट्री के लिए बहुत बार क्या होता है, किसी छोटे से छोटे इनसिग्निफिकेंट जिसे हम कहते हैं, उस मामले को बड़ा कर दिया जाता है और फिर क्या होता है, उससे कोई भी चीज जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अपना हम सवाल देख लेते हैं आज का। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक गतिशीलता और मेरिट के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए आरक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।